नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में आपको अहम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1950 में विक्रम साराभाई ने एक सपना देखा था। सपना था भारत को स्पेस रॉकेटरी में वर्ल्ड लीडर बनाना, भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन उस समय ये सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। सरकार अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट इशू और सरहदों पर दुश्मनों के साथ जूझ रही थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही थी कि इंडिया से नहीं हो पाएगा। स्थिति अनुरूप न होने के बावजूद भी विक्रम साराभाई ने हार नहीं मानी और उन्होंने ऐसे वॉलंटियर साइंटिस्ट को ढूंढना चालू किया जिनकी मदद से वह साउथ केरला में रॉकेट लॉन्चर सेटअप कर पाए। और अल्टीमेटली हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। इसरो भारत की अपनी एक खुद की स्पेस एजेंसी है जो अपने खुद के दम पर लॉन्च करती है चंद्रयान 1 को। तो सारी दुनिया चौंक जाती है कि जो एक कंट्री कुछ दशक पहले रॉकेट पार्ट को एक साइकिल पर रखकर ट्रांसपोर्ट कर रही थी, आज वे अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के साथ चांद और मंगल तक पहुंच रही है। 14 जुलाई को इसरो के LVM-3M4 रॉकेट ने सक्सेसफुल चांद के पास भेजा। लाखों लोगों ने इसे टीवी पर और यूट्यूब पर लाइव देखा। लेकिन एक तरफ जहां इसरो नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड हासिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया साइंटिफिक रेपुटेशन दिन पे दिन कम हो रही है। कम फंडिंग, कम इन्वेस्टमेंट, कम रिसर्च पेपर। जहां इसरो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्रायोजन इंजन्स में आत्मनिर्भर बन रही है इंटरनेशनल सेक्शन के बावजूद, वहीं DRDO हमें ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, फाइटर जेट इंजन ये सब नहीं दे पा रहे हैं। इसी की वजह से हमें यह टेक्नोलॉजी खरबों रुपए खर्च करके खरीदनी पड़ रही है, वो भी दूसरों की डिपेंडेंसी के ऊपर। सन 2008 में लॉन्च किया जाता है चंद्रयान 1 को। चंद्रयान 1 का मिशन था 2 साल तक चांद के सरफेस को सर्वे करना, सरफेस के केमिकल और मिनरल्स को इमर्जिंग करना, केमिकल कंपोजिशन को समझना और चांद के दोनों तरफ नियर एंड फार एंड के डायमेंशनल टोपोग्राफी बनाना। लेकिन ये मिशन टेक्निकल इश्यू के चलते 2 साल तक नहीं चला। लेकिन 1 साल में ही उसने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स के चलते 95% उसका जो काम था वह उसने किया। मिशन के दौरान चंद्रयान 1 के ऑर्बिट और बेटा ऑर्बिटर एक इम्पैक्टर प्रोब को भी डिलीवरेटली मून के साउथ पोल पर क्रैश करवाया। क्रैश के दौरान इम्पैक्ट प्रोब का जो डेटा था वह मून सरफेस के मॉलिक्यूल को स्टडी किया और उस मॉलिक्यूल में वाटर आइस का प्रमाण मिला और पानी मिलने के प्रमाण से नींव रखी गई थी मिशन चंद्रयान 2 की, जिसका ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। चंद्रयान 1 में जो पानी मिलने की इंफॉर्मेशन थी उस पर डिटेल स्टडी और रिसर्च करना। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। 2019 में चंद्रयान 2 का लॉन्च तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उसका एंड डिसअपॉइंटेड था। लॉन्च के करीब 1.5 महीने यात्रा करने के बाद चंद्रयान 2 पहुंचता है चांद के पास और वहां जब विक्रम लैंडर लूनर साउथ के तरफ जब अपनी सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई कर रही थी, तब वह अपनी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी को कम नहीं कर पाती है और साथ ही साथ अपनी स्ट्रैटेजी से डिलीट कर जाती है। टच डाउन से बस कुछ ही देर पहले एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण लैंडर और इसरो से कॉन्टेक्ट टूट जाता है और लैंडर क्रैश कर जाता है लूनर सरफेस के ऊपर। जब ये क्रैश की खबर आती है तो प्रधानमंत्री मोदी C1 को कंसोल कर रहे होते हैं क्योंकि C1 रो रहे होते हैं। वो दिन था फेलियर का, लेकिन इस फेलियर से इसरो ने हार नहीं मानी और बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने फेलियर की जांच करी, एक कमेटी बैठाई और जिसपे चंद्रयान 3 में कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट भी किए गए हैं, जिससे इस बार लॉन्च और लैंडिंग सक्सेसफुल रहे। इसरो के करंट चेयरमैन सोमनाथ ने कहा, जहां चंद्रयान 2 में सक्सेस बेस्ड डिजाइन अपनाया गया था, वही चंद्रयान 3 में फेलियर बेस्ड डिजाइनर अप्रोच अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी वजह जिससे फेलियर हो सकती है, हाइपोथेटिकली उसको अच्छी तरीके से टेस्ट किया गया है। ऐसी कोई भी वजह जिससे फेलियर हो सकती है उसको अच्छी तरीके से टेस्ट किया गया है, जिससे पहले कि इसे रॉकेट में और सैटेलाइट में लगाया जा सके। और अपग्रेड फीचर्स के साथ 14 जुलाई को चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3
3 भी इसरो का लॉन्च व्हीकल, इसरो का पावरफुल डिपेंडेबल सेल मार्क 3 रॉकेट द GSLV-3 जिसका नाम अब हो गया है LVM-3। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट के 3 पार्ट है। पहला है लैंडर मॉड्यूल जिसका काम है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, फिर वहां से रोवर को रिप्लाई करना जिसका काम है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को डिप्लॉय करना। दूसरा लूनर सरफेस पर सैंपल कलेक्ट करना और उसका केमिकल एनालिसिस करके बाकी रिपोर्ट अर्थ को भेजना। और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसका काम है रोवर और ब्लेंडर को रॉकेट से अलग करके लूनर ऑर्बिट से 100 किलोमीटर के दायरे पर ले जाना और फिर उससे अलग हो जाना। अलग हो जाने के बाद प्रोपल्सर मॉड्यूल अलग हो जाने के बाद उसका काम खत्म नहीं होता, वह कंट्रोल रूम यानी इसरो के कंट्रोल रूम और लैंडर के बीच में एक रिले सैटेलाइट का काम करेगा, क्योंकि ये लैंडिंग हो रही है मून के साउथ साइड में जहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन अर्थ के साथ पॉसिबल नहीं है। 22 अगस्त से 25 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा। पहली कंट्री हम बन जाएंगे जिसने मून के साउथ पोल पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब सवाल ये है कि मून के साउथ पोल पर जाने के लिए भी इतनी इम्पोर्टेंस क्या है, जो इसको पूरा करने के लिए हमने 2 मिशन लगा दिए। साउथ पोल पर पहुंचने के लिए चांद पर वैसे भी 50 साल पहले अमेरिकन पहुंच चुके थे, उनके लोग भी वहां पहुंच चुके थे। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं और चंद्रयान 3 से मिले इंफॉर्मेशन से वह इतना बेसब्री से उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, लूनर साउथ का ज्यादातर एरिया परमानेंट शैडो रीजन में रहता है, सूर्य की किरण वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से मून आइस और वाटर ट्रेसिस की खोज में वहां मदद मिल रही है और रिसर्च ये दिखा रहा है कि वहां मौलिक लेवल पर पानी हो सकता है। साथ ही साथ इस एरिया में छोटे क्रेटर से लेकर 13 किलोमीटर डीप क्रेटर भी है। ये अर्ली क्रेटर को स्टडी करके हमें अर्ली सोलर सिस्टम के कंपोजिशन के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अमेरिका भी इस मिशन पर आंखें जमाए बैठा है, तो इसमें चंद्रयान 3 के मिशन बहुत जरूरत है की बहुत जरूरत है कि वहाँ पर लैंडिंग पॉसिबल है कि नहीं। अमेरिका का आर्टिमस प्रोग्राम का कॉस्ट था $93 बिलियन और हमारे चंद्रयान 3 का कॉस्ट है 615 करोड़ रुपया, जो कि अमेरिका से बहुत कम है और ये दिखाता है हमारा फ्रूगल इनोवेशन। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल है वहाँ एक लैंडर आज की टेक्नोलॉजी के साथ लैंड करना। लूनर साउथ के इतने सारे एरियाज हजारों साल से कम्प्लीटली डार्क में रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर लगभग -230 डिग्री होता और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक गहरे क्रेटर भी मौजूद है। इन्हीं वजह से इंस्ट्रूमेंट का काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।